हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऐसे 402 और 450। हमने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर 200 की सीरीज़ और 300 की सीरीज़ हमने अपनी कंप्लीट करी है। और मैं जिनके नोट्स रेफ़र कर रही हूँ वो है सी अतुल अग्रवाल, सचिन अग्रवाल के नोट्स रेफ़र कर रही हूँ क्योंकि इनके मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनकी बुक मुझे ना पर्सनली। तो अभी हम जो है बिना टाइम ख़राब करे 402 पे आ जाते हैं। ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटेड टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एक इसके अंदर क्या होता है कि यूजर एंटिटी होती है और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूजर एंटिटी में क्या होता है कि एक यूजर एंटिटी क्या करती है, यूज करती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के काम को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करती है। ये लेकिन जो यूजर ऑडिटर होता है वो कौन होता है, वो जो सर्विस और वो जो यूजर एंटिटी होती है उसी का ही ऑडिटर जो होता है वो हमारा यूजर ऑडिटर होता है। और ये क्या करता है, रिपोर्ट भी रेडी करके देता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि यूजर एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कराती है। सर्विस ऑडिटर कौन होता है? वो जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर होता है, जो कि एश्योरेंस जो है रिपोर्ट रेडी करता है। अब सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि अनदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें वो भी हमारा मतलब वो भी उसको क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है सब और यूजर एंटिटी को। अब हम क्या कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हम कौन सा पार्ट जो है अपनी रिपोर्ट के अंदर डालें जो कि रेलिवेंट भी होना चाहिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हम जो है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कुछ सर्विसेज ऐसी सर्विसेज है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, जो कि रेलिवेंट होती हैं, वो हम लेते हैं। जैसे कि क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन जो होते हैं यूजर एंटिटी के, जिसमें हम ऑपरेशन देते हैं जो कि डे टू डे होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होने चाहिए हमारी यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस देखते हैं जो कि हम बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम देखते हैं EAD, मैंने लिखा है EAD मतलब कि एस्टिमेट्स देखते हैं, अकाउंटिंग देखते हैं, डिस्क्लोजर देखते हैं। फिर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट है हमारा कि अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स हैं वो आईटी और मैनुअल उसके अंदर हम चेक करते हैं, और प्रोसीजर्स भी आईटी और मैनुअल हम देखते हैं। और कैसे एंटिटी की जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कैप्चर करता है हमारे इवेंट्स को एंड कंडीशंस को, इसके अंदर हमारी ट्रांजेक्शन्स नहीं आती हैं। अब हम कह रहे हैं कि हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं सर्विसेज की जो हमारी प्रोवाइड कराई जाती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, हम सिर्फ सर्विसेज की ले रहे हैं, कंट्रोल्स की बाद में लेंगे। पता है सर्विसेज में क्या होता है, हमारी होती है हम इतना तो क्लियर हो चुका है यूजर एंटिटी को सर्विस कौन प्रोवाइड करा रहा है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करा रहा है। इसके अंदर आ गया हमारा नेचर ऑफ सर्विसेज। पहला पॉइंट जो आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं तो नेचर ऑफ सर्विसेज और सिग्निफिकेंस, जो भी सर्विस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट यूजर एंटिटी को अपना सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया नेचर ऑफ सर्विसेज और उसका सिग्निफिकेंस। नेचर ऑफ सर्विसेज के अंदर भी हम देखते हैं कि कौन सा सोर्स है कि जहां से वो चीजें उठा रहे हैं। तो 6 सोर्सेज हैं: यूजर मैनुअल, टेक्निकल मैनुअल, कॉन्ट्रैक्ट, SLA और इंटरनल ऑडिट और रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब आ जाएगा सेकंड पॉइंट में नेचर नेचर आ जाएगा एंड नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड और अकाउंट अफेक्टेड बाय दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर जब मटेरियलिटी की बात करते हैं तो हमारा अपने आप ही ट्रांजेक्शन्स और हमारे जो अकाउंट बैलेंस है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, वो चीज़ें अपने आप ही आ जाती है। तो नेचर और मटेरियलिटी आ गया। डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन और नेचर ऑफ रिलेशनशिप किसके बीच में होती है, यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होती है। और इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स भी होती हैं, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है रिलेशनशिप के अंदर। अब हम बात करें, अभी मैंने बताया था कि हम सर्विस देख रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कंट्रोल्स की सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जो है ऑब्टेन करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 की रिपोर्ट अगर अवेलेबल है तो। और फिर हम पहला पॉइंट ये हो गया कि हम ऑब्टेन करेंगे टाइप 1 टाइप 2 की रिपोर्ट। सेकंड हम पॉइंट क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे हमारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, वो भी किसके थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे, हमारे जो यूजर एंटिटी है उसके थ्रू, ताकि हमें सफिशिएंट जो है इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिल पाए। तो हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और परफॉर्म करेंगे अपने प्रोसीजर, ताकि हम प्रोवाइड करा सकें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे कंट्रोल से रिलेटेड होगा कि हाँ भाई ये रेलिवेंट कंट्रोल है। और ऐसे ही हम जो है यूज़ करेंगे अनदर ऑडिटर को। हम इसके अंदर उसका काम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसको ही यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब हम टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। टाइप 1 रिपोर्ट जो होते हैं उसके अंदर डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन की हम बात करते हैं, और जिसमें कि हमारे क्या आ जाता है, डिस्क्रिप्शन कौन रेडी करता है, मैनेजमेंट जो होती है वो डिस्क्रिप्शन रेडी करती है।
अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर बेस मानते हैं हम अपना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जो सिस्टम होता है उसका सिस्टम कैसा है, उसके कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव और रिलेटेड कंट्रोल्स। ये 3 पॉइंट तो मतलब याद करने ही करने हैं। मतलब सिस्टम कंट्रोल, उसका कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव और रिलेटेड कंट्रोल्स। फिर सेकंड में हम क्या करते हैं कि जो रिपोर्ट जो है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑडिटर जो है वो भी तो रिपोर्ट रेडी करता है ना, सर्विस ऑडिटर। उसके अंदर जो है हम इंक्लूड कर लेंगे अपनी जो भी हमने डिस्क्रिप्शन रेडी करा था ना मैनेजमेंट ने, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब टाइप 2 रिपोर्ट की बातें करते हैं, तो जो पॉइंट हमने अभी पढ़े कि डिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट रेडी करेगा और जो हमारा सर्विस ऑडिटर होगा वो अपनी रिपोर्ट के अंदर ऐड करेगा एक पॉइंट जिसके अंदर बता रखा होगा कि डिस्क्रिप्शन पे ओपिनियन दे रखा है, तो वो वाली रिपोर्ट भी इसके अंदर टाइप 2 के अंदर आती है दोनों। लेकिन इसके अंदर ना एक पॉइंट एक्स्ट्रा आता है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस वाला। ठीक है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में भी क्या होता है, जो ऑडिटर हमारा सर्विस ऑडिटर जो हमारी रिपोर्ट दे रहा था ना, उसके अंदर जाकर डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस ऑडिटर का टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड रिजल्ट्स आ जाएगा। बस ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट जो हमारा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और रिजल्ट वाला। अब आस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, टू बी कंसीडर्ड बाय द यूजर ऑडिटर। मतलब कि यूजर ऑडिटर जो है, क्योंकि हम भाई उसका काम ले रहे हैं, हम उसका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विस ऑडिटर का ले रहे हैं ना काम, तो इसमें क्या होगा कि भाई हम कैसे पता लगाएंगे कि जो हम उससे जो हम कि क्या हमें वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करा रहा है या नहीं करा रहा है। तो हम इसके अंदर 3 चीज़ें इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट में हम क्या करते हैं, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट को इवैल्यूएट करते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं टाइम और हमारा पीरियड एप्रोप्रिएट होना चाहिए। फिर हम इवैल्यूएट करते हैं एडिक्वेसी ऑफ टाइम पीरियड को, जिसके अंदर हम अपना टेस्ट ऑफ कंट्रोल कवर करते हैं। और जो हमारे थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि जो हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमने लगाए हैं वो रेलिवेंट असर्शंस के लिए रेलिवेंट है असर्शंस के लिए। फिर हम डिटरमाइन करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल जो कि डिजाइन और ऑपरेट इफेक्टिवली। ठीक है, इसके अंदर ये 4 पॉइंट हो गए, तीन तीन जिसमें कि हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं और 4 जो जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं। अब कंट्रोल की बात करते हैं, कंट्रोल एट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है, देखो कंट्रोल्स की बात करेंगे, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सर्विस ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है ना उसके अंदर हम इंक्लूड भी कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके फिर इसमें क्या हो, 2 मेथड्स होते हैं, इंक्लूसिव मेथड और कार्व आउट मेथड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इफ टाइप 1 की जो टाइप 2 की रिपोर्ट है वो एक्सक्लूड कर देती है ना कंट्रोल्स को सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, तो यूजर ऑडिटर जो है शैल रिक्वायर टू अप्लाई रिक्वायरमेंट ऑफ 402 इन रेस्पेक्ट ऑफ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं जो कि यूज़र ऑडिटर के द्वारा दी जाती है। तो यूज़र ऑडिटर क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है अपने ओपिनियन को अगर उसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाए। जैसे कि ऊपर हमने बोला कि अगर उसे मिल जाते हैं तो वो इवैल्यूएट करता है 3 चीज़ों को और एक को डिटरमाइन करता है। तो इसमें क्या करेगा, अगर उसने मान लो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, अगर उसने क्लीन ओपिनियन दिया है यूज़र ऑडिटर ने, तो वो रेफर नहीं कर रहा है काम को। ठीक है, अगर लॉ एंड रेगुलेशन मना नहीं कर रही तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोल रही है कि रेफर करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे उसकी मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम हो गई है, उससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है, जो मॉडिफिकेशन की रिपोर्ट दे रहा है उसके लिए जो सर्विस ऑडिटर का वर्क है वो रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, और उसे ये भी बता देना है कि इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती। तो हमारा जो है 402 कंप्लीट हो गया। अब हम 450 पे आ जाते हैं। 450 के अंदर है इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट जो भी हमें आइडेंटिफाइड हुई थी ड्यूरिंग द ऑडिट। अगर मैं इसमें बात करूँ तो 320 में भी हमने पढ़ा था, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है वो डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अंदर 2 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट, मतलब कि जो ऐसी गलतियां जो कि मुझे मिल गई हैं ऑडिट के टाइम पे, और ऐसी गलतियां जो कि अनकरेक्टेड, मतलब कि ऐसी गलतियां जो कि सही नहीं करी गई हैं। ठीक है, वो हम इसके अंदर बात करेंगे। अच्छा, मिस स्टेटमेंट जो होती है, मिस स्टेटमेंट एसीपीडी के मतलब डिफरेंस होता है एसीपीडी ऑफ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स और एसीपीडी एबीसीडी। यार इन्होंने थोड़ा सा ना ऐसे करके लिख रखा है, वो रिक्वायर्ड फॉर आइटम एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। अगर हम बात कर लेते हैं अभी मैंने जो 2 पॉइंट पढ़े थे पहले मैं उनको कंप्लीट करना चाहूंगी कि आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट, अगर ऐसी गलतियां जो कि मुझे मिल गई थी, आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, इसके अंदर 3 पॉइंट है, एक्यूमुलेशन, कम्युनिकेशन और करेक्शन। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है कि ऑडिटर क्या करता है, जो भी गलतियां उसको आइडेंटिफाई हुई है ना उसको एक्यूमुलेट करता रहता है, लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां होती है जैसे क्लियरली ट्रीबल बोलते हैं
बोलते हैं जिसको, तो उसको वो जो है मतलब इग्नोर मारता है, बाकी वो एक्यूमुलेट करता रहता है। फिर क्या करता है, एक्यूमुलेट कर लिया तो उसे कम्युनिकेट करता है टाइमली बेसिस पे। किससे कम्युनिकेट करेगा? मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करता है। अगर मैं बात करूँ कि वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई इनको सही कर लो यार, करेक्ट कर लो, ठीक है? अब है जो हमने सेकंड पढ़ा था, पहला तो ये था आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट। जो ऑडिटर की ज़िम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आइडेंटिफाई करना मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट। और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। ऐसी गलतियाँ जो कि एक्यूमुलेट हो गई हैं बट करेक्ट नहीं करी गई हैं, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो रीअसेस करेगा और कंफर्म करेगा क्या ये अभी भी एप्रोप्रिएट है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि समय के साथ में वो एप्रोप्रिएटनेस बचती नहीं है, तो इसीलिए वो देखता है कि भाई ये सच में एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन करेगा वेदर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्या मटेरियल है, वो कंसीडर करेगा साइज़ एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट फॉर सीएडी। मतलब हमने पिछले पिछली जो 300 की सीरीज़ रिवाइज़ करी थी उसके अंदर भी हमने बोला था सीएडी का मतलब है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, ठीक है? साइज़ एंड नेचर किसका देख रहे हैं हम? सीएडी का। और एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और हम देख रहे हैं इफेक्ट देख रहे हैं कि हाँ भाई पहले जो थी मिस स्टेटमेंट और आज की जो ये अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, इन दोनों का इफेक्ट क्या है, ये दोनों चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन ऑडिटर क्या करता है कि कम्युनिकेट करता है, टीसीडब्ल्यूजी से बोलता है कि भैया इसको जो है कम्युनिकेट कर लेगा कि हाँ भाई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ये है और इसका इफेक्ट ये आ रहा है, आप जो है इसको सही कर लो, ठीक है? लेकिन टीसीडब्ल्यूजी ने अगर बोल दिया कि भाई ये तो बहुत इममटेरियल है, अगर उसने बोल दिया इममटेरियल है तो वो ऑडिटर बोलेगा भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो फिर मेरे को लिख के ना कि हाँ भाई ये इममटेरियल है। और अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे कि भाई हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, तो ऑडिटर मान लो एबल भी नहीं है, वो कंक्लूड नहीं कर पा रहा कि ये मटेरियल है कि नहीं है, और वो कहता है कि मान लो ये मटेरियल नहीं है, तो वो क्या करता है अपना, ऑडिटर के पास क्या है, ऑडिटर के पास ओपिनियन ही होता है कि वो अपना ओपिनियन क्या करेगा, क्वालिफाइड कर देगा या फिर एडवर्स कर देगा। अब मैं मिस स्टेटमेंट की बात कर लूँ, अभी मैंने मिस स्टेटमेंट बताया था कि डिफरेंस ये होता है, जो कि हमने इंटर में भी पढ़ा है, लेकिन मैं सोर्सेज की बात कर रही हूँ, मतलब एग्जाम्पल ऑफ मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट एरर और फ्रॉड की वजह से होता है, ये तो हमको पता ही है। बट मिस स्टेटमेंट में जो एरर होती है, वो एरर का क्या मतलब है? इन एक्यूरेसी इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग डाटा फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ से प्रिपेयर हो रहे हैं, मतलब इनएक्यूरेट है, जहाँ जो भी हम मतलब यार जहाँ से हम एविडेंसेस ले रहे हैं वही तरीका जो है गलत है, ठीक है? इनएक्यूरेट है वो। और हमारी जो अमाउंट है, डिस्क्लोज़र है, उनमें ही ओमिशंस हैं, या फिर जो हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेशन है, जो हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेशन लगाए थे या हमने ऊपर-ऊपर से देख लिए थे, या फिर जो हमने क्या करा था, हमें उनपे क्या है मिस इंटरप्रेट कर दिया, हमने गलत तरीके से उनको पढ़ दिया था या गलत तरीके से देख लिया था, या फिर जो हमने जजमेंट लगाई थी वो अनरीज़नेबल और इनएप्रोप्रिएट थी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेके और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को लेके जो हमने अप्लाई करी है और सिलेक्ट करी है, ठीक है? ये तो हो गए पॉइंट जो कि एरर की वजह से आए हैं। इस पे एक क्वेश्चन भी है वैसे कि हाँ भाई एरर की वजह से जो हमारी मिस स्टेटमेंट है उसके सोर्सेज़ या फिर एग्ज़ाम्पल बताइए। तो और हमने 240 के अंदर पढ़ा था कि जो फ्रॉड की वजह से हमारे पास मिस स्टेटमेंट आती है उसके अंदर हमने पढ़ा था मैनिपुलेशन, फ़ॉल्सिफ़िकेशन, अल्टरेशन और मिस एप्लीकेशन वाला पॉइंट था, मिस रिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट था, ठीक है? ये वाले पॉइंट हमारे 240 के अंदर थे। या देखिए होप सो आपको ये वीडियो सही लगी होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा मतलब एक होता है कि मैं भी साथ-साथ में ही पढ़ती हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैंने पहले ही पढ़ लिया और मैं है ना? तो थोड़ा-सा पहले ही पढ़ लेती हूँ, वो एक पन्ने पलट के कि हाँ भाई कुछ ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा गलत-वलत बोल दूँ। वैसे ट्राई तो यही है कि वीडियो जो है सही बनी हो, क्योंकि मेरा खुद भी मेरे को रिवीज़न हो जाती है इससे और सामने वाले की भी रिवीज़न हो जाती है। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो अच्छी लगती रही तो जो है मैं इसका पूरा इसका धीरे-धीरे डेली बेसिस पे मैं ऐसे ही डालती रहूँगी जो-जो मेरी लगेगा कि हाँ भाई मैं इसको डाल सकती हूँ वीडियो को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।